अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त 30वीं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए ईपो मलेशिया में मौजूद है और आज पाकिस्तान का मुकाबला था जापान से। जापान जो कि एक बहुत ही तगड़ी टीम है और रीसेंट पास में उनकी हॉकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है और आज का मुकाबला जो है वो 1-1 से बराबर हुआ। पाकिस्तान ने बड़ा शानदार कमबैक किया। अगर बात की जाए जापान की तो शुरू में तो मुकाबला बराबर ही रहा, कोई भी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन जापान की तरफ से केन ने जो है वो थर्ड क्वार्टर में जाके गोल किया जिसको बराबर किया। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, इन खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। कैसे देख रहे हैं ये सफ़र जो अजलान शाह का अब तक चल रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। और आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि इनकी डेली अलाउंस का मसला था, इनकी चीज़ों का मसला था, देखिए डेली अलाउंस का तो अभी भी मसला है। अभी भी मसला है। इन प्लेयर्स को अभी तक कोई एक सिंगल पैनी नहीं मिली है और ये लड़के बगैर पैसों के वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये जरूर देख रहे हैं कि जी राना मशहूद साहब ने जो है वो मसला हल कर दिया कि जी फेडरेशन का कि जी कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन इन ये मसले के साथ बड़ा मसला जो है वो ये है कि इन बच्चों का वाली वारिस कौन है, कौन इनको पैसे देगा, कौन इनके डेली अलाउंसेस क्लियर करेगा। ये बच्चे अभी भी नॉट अ सिंगल पैनी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 1 रुपया भी इनको अभी तक अलाउंस की सूरत में नहीं मिला। लेकिन मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बेशक अफसोस की बात यह है कि ज़्यादा लोगों को इस इवेंट के बारे में भी नहीं पता। हमारा कौमी खेल है और ना इनको कोई प्रमोशन मिलती है, ना कोई ऐसी पब्लिसिटी मिलती है, और उसके बावजूद भी सिर्फ इस खेल की मोहब्बत में और पाकिस्तान के ये वहाँ जा रहे हैं और इतना खूबसूरत परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पहले मैच से शुरुआत की जाए रेहान, तो आप क्योंकि गेम को इतना अच्छा समझते हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे कि मलेशिया के ख़िलाफ़ भी हम 3-1 डाउन थे, वहाँ से हमने कमबैक किया। नॉर्मली कुछ जो पिछले सालों में और गुज़िश्ता में, आई वुड से डेकेड में भी, कि हम ये देखते हैं कि कमबैक नहीं कर पाते हम, शायद वो फिटनेस उस लेवल की नहीं होती, क्या और कोई मसला होता है। आज भी यही हुआ कि जापान जो कि रिलेटिवली एक बेहतर टीम नज़र आती है, उसने भी पहले गोल कर लिया था थर्ड क्वार्टर में, हमने उसको भी कमबैक किया और बराबर किया। तो कैसा देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे बड़ी जो पॉजिटिव साइन नजर आया इस टीम में वो ये नजर आया जो आपने अभी अपने मुंह से ही बोल दिया है कि कम बैक करना। पाकिस्तान टीम हमेशा जब भी खेली है तो पाकिस्तान टीम को लास्ट क्वार्टर्स में मसला रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान टीम डाउन जाके फिर दोबारा कम बैक करके फाइट करके मैच जीत रही है या ड्रॉ कर रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी टीम के लिए। और पाकिस्तान की टीम में टैलेंट पहले से ही बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान टीम, मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ कि एशिया में अगर इंडिया नंबर 1 है तो नंबर 2 पाकिस्तान ही है। लेकिन इन लड़कों को फैसिलिटेट किया जाए, इन लड़कों को प्रॉपर इनकी टेक केयर की जाए, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो आज भी एशिया में पाकिस्तान और इंडिया के अगर पाकिस्तान और इंडिया का नाम लीजिए, यही 2 टीमें नजर आती हैं। बट हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान टीम जो है वो दिन ब दिन नीचे इस वजह से जाती जा रही है क्योंकि इसको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। इसकी टेक केयर बहुत जरूरी है, इन बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना बड़ा जरूरी है। आज भी हमारा नेशनल गेम अगर हॉकी है तो ये पाकिस्तान कभी भी किसी से खेलने जाता है तो हर हरीफ यही कहता है कि आज हमारा बड़ा मैच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बताइए, इस सिचुएशन को मजीद बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? जो सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हॉकी जिंदा है, ये बड़ी बात है, तो इसको आगे कैसे ठीक करना है? देखिए, मैं तो सिंपल सी एक बात करूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान हॉकी का जो इस वक्त हालात हैं, हर बंदा ये सेक्रेटरीशिप की कुर्सी और प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लड़ता है। इन सब हॉकी प्लेयर्स को साइड पे करके एक न्यूट्रल आदमी इस हॉकी फेडरेशन पे बिठा दिया जाए। बेशक वो आर्म फोर्सेस से हो, बेशक वो बैरोक्रेट हो कोई, लेकिन ये हॉकी वालों से ये चीजें ले लेनी चाहिए क्योंकि ये आपस में ही इतना लड़ के इन्होंने हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया कि अब और कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही है। और फाइनली ये बताइएगा, इस नए कोच के वापस आने से आपको क्या लग रहा है, फर्क पड़ा है? कोचिंग में कुछ चेंज आया है? कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग हो रही है?
नहीं, देखिए रोलैंड ऑल्डमैन बहुत देर से पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। अभी अगर आप रोलैंड ऑल्डमैन की बात करते हैं तो रोलैंड ऑल्डमैन, ये जो हम ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर हुए हैं, हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सके, उसमें भी रोलैंड ऑल्डमैन ही कोच था। सही है। कोचिंग मैटर नहीं कर रही है इस वक्त, मैटर ये कर रहा है कि पाकिस्तान की इस टीम को एक यूनिट बनाने में कौन कामयाब होगा। पाकिस्तान टीम हमेशा ही अपने बलबूते पे, प्लेयर अपनी स्किल्स के ऊपर ही खेले हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है। रोलैंड ऑल्डमैन का आना बिल्कुल अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन आप प्लेयर्स को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन रोलैंड ऑल्डमैन को 1 महीने का 40 लाख दे रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। आप प्लेयर्स को पैसे दें, उसके बाद कोच के बारे में सोचें। तो अब आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान अजलान शाह जीत भी सकता है? बिल्कुल, इस टीम में बहुत टैलेंट है और मेरी दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी इस वक्त किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रही, ये एक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत के पाकिस्तान का नेशनल गेम दोबारा थोड़ा सा फ्लरिश करे और आने वाले वक्त में ये हॉकी जो है हमारी दोबारा फ्लरिश करे, क्योंकि हम लोगों ने खून पसीना दिया हुआ इस हॉकी के लिए, और इस हॉकी को अगर दोबारा फ्लरिश होते हुए हम देखना चाहते हैं और हमें खुशी होगी इस चीज की। और इस अजलान शाह में पाकिस्तान टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक खुशखबरी पाकिस्तान को देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट हमारे साथ। ऑब्वियसली खुशी भी है जिस तरह से टीम खेल रही है और अफसोस भी है जो हॉकी के मामला चल रहे हैं। होपफुली ये इस पे जल्दी नोटिस लिया जाए और उनको किसी तरह से इम्प्रूव किया जा सके। मूविंग ऑन, अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के लिए रवाना हो गई है। 3 मैचेस की सीरीज़ है और फिर वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड से भी हमें सीरीज़ खेलनी है। ये बात करेंगे हम फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं। रऊफ़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रऊफ़, अब वक्त बहुत ही कम रह गया है वर्ल्ड कप की तैयारी के, ये आखिरी मलाहिल चल रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कहाँ खड़ी है? बिल्कुल, देखिए कि मेरा ख्याल है कि जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हमने खेला उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी रही। उसके बाद एशिया कप गुजर गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर गुजर गया, न्यूजीलैंड की जो अवे सीरीज़ थी वो भी गुजर गई, और अब दोबारा वर्ल्ड कप हमारे सर पर और हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई हमने चेंजिंग की है या कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है या एक विजन पर काम किया जिस तरह बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने काम किया है, और एक अपना जो स्टैब्लिश उन्होंने स्क्वाड था वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार किया है। अगर हम भी स्ट्रॉन्ग बोर्ड होते, हमारा एक विजन होता, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती, तो हम इस मुश्किल हालात से 2-4 ना होते जो अब इस टाइम पर हम अच्छा, आयरलैंड से हमारे 3 मैचेस और उसके बाद फिर इंग्लैंड से 4 मैचेस, ये खुलासा कर देंगे कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी कैसी है। क्या आपको लगता है आयरलैंड हमें टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप के ग्रुप में भी आयरलैंड है? दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल है कि जो आयरलैंड और इंग्लैंड का टूर है पाकिस्तान का, वो डेफिनेट उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि पाकिस्तान की आगे वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रहेंगी, क्योंकि आयरलैंड को आप इतना हल्का नहीं कह सकते। होम ग्राउंड में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हमेशा जो भी टीम उनके खिलाफ खेली है उनके होम ग्राउंड में उन्होंने उनको बहुत सख्त और टफ टाइम दिया है। उसके बाद स्टैब्लिश वो प्लेयर्स हैं और वो ज़्यादातर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं और उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलियन की शील्ड क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पर अपनी कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और पाकिस्तान के लिए ये जो इंग्लैंड का या आयरलैंड का टूर है, ये कोई इतना आसान टूर नहीं होगा, स्पेशली इन सर्कमस्टांसिस में जब आपकी टीम सफ़र कर रही है, आपको जो आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको वापस लाना पड़ा। उसके बाद फिर जो आपके बाज़ प्लेयर ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म और काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और नो डाउट के लीग मैचेस में बाज़ की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, मगर उस तरह की परफॉर्मेंस जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी एट द इंटरनेशनल लेवल, वो उन तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतरे। इस वजह से उन पर काफ़ी ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि बर्डन होगा कि वो आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड की जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है उसके खिलाफ परफॉर्म करने का। और मेरा ख्याल है कि ये एक टेस्ट केस होगा पाकिस्तान के लिए जो आयरलैंड का और इंग्लैंड का टूर है। अगर पाकिस्तान ने उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दी तो फिर ही पाकिस्तान की आगे की परफॉर्मेंस वर्ल्ड अच्छा, इस सिलेक्शन पे भी काफ़ी बातें हुई हैं। हसन अली को स्क्वाड में शामिल करने पे बाबर कहते हैं कि वो बैकअप के तौर पे हैं, तो क्या वो इतने क्रिटिसिज्म के बाद क्या ये यू टर्न ले रहे हैं? जहाँ तक आप हसन अली का सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो सिलेक्शन है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखें कि आपने उसकी रिप्लेसमेंट पर 3-4 फास्ट बॉलर्स तैयार किए, आपने आपके जो यंग गन्स थे जिसमें मोहम्मद वसीम था, जमान खान था, उसके अलावा आमिर जमाल था, इन पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की और इनको आप 3-4 साल से आप साथ लेकर चलते रहे,
मगर एट द निक ऑफ द टाइम जब एक बड़ा मेगा इवेंट्स में जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर आपने उन सब यंगस्टर्स को जिन पर आपने 4 साल से हैवी इन्वेस्टमेंट की थी उनको ड्रॉप कर दिया। आप कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को पकड़ कर वापस लाए, फिर हसन अली को वापस लाए हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के, क्योंकि अगर वो आपके प्लान में शामिल होता तो आप उसको डेफिनेट ये जो होम सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की उसमें चांस देते, मगर आपने उसको चांस नहीं दिया। यही वजह कि वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था। और आप एग्जैक्टली जानते हैं कि जो आप हारिस रऊफ़ की इंजरी है वो भी इतनी आप उसको प्री मेच्योर वापस लाए हैं, जिस तरह आप लास्ट वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी को लाए थे और उससे पहले एशिया कप से पहले नसीम शाह का प्रॉब्लम हुआ था रोटेटर कफ का, और वो भी काफ़ी अर्से के लिए बाहर हो गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे वर्ल्ड कप का हिस्सा हारिस रऊफ़ होंगे। और ये एग्जैक्टली जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आप उनको एक मेरा ख्याल है क्लेवर माइंड ही कह सकते हैं, और उन्होंने बाज़ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको लाइलम रख कर ये फैसले किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ इस वजह से किए हैं कि हारिस रऊफ़ किसी ना किसी सूरत ग्रुप का हिस्सा हो और उसकी वर्ल्ड कप में टीम के साथ पार्टिसिपेशन हो। गो कि उसके बावजूद कि वो पास्ट वर्ल्ड कप्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और 2-3 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मगर इसके बावजूद जो मैनेजमेंट है उनको टीम का हिस्सा बनाना चाह रही है। ठीक है, अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ ही हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको स्पोर्ट्स रूम में। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान के दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के हवाले से। टीम रवाना हो चुकी है। अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। रऊफ़, मुझे बताइएगा कि क्या रोटेशनल पॉलिसी जो है, वो जो हिकमत अमली थी रोटेशन वाली, वो फ्लॉप हो गई है, और क्या टीम होगी आयरलैंड के ख़िलाफ़, और आपकी टीम क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए? आपका रोटेशन पॉलिसी की बात है, तो रोटेशन पॉलिसी तो उस वक्त हो सकती है जब आपका एक स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड हो, एक स्टैब्लिश मैनेजमेंट हो और एक विजनरी लोग जो कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और उस पर स्ट्रिक्ट रहें और फिर उसके मुताबिक वो फैसले करें। अब इस तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी या रोटेशन पॉलिसी तो नहीं बन सकती कि जो आपके 4-5 यंगस्टर्स थे जो मैंने गिनवाए हैं। बॉलिंग में आप जमाल खान कह सकते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल कह सकते हैं। उसके बाद बैटिंग में मोहम्मद आरिस, हसीबुल्लाह खान है, साहिबजादा फरहान और कई अब्दुल्ला शफीक हैं। तो ये रोटेशन पॉलिसी तो नहीं है। आप जितने भी आपके सीनियर प्लेयर हैं, चाहे वो फॉर्म है या आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे वो इंजर्ड है या फिट है, तो आपने उन सबको पकड़ कर पाकिस्तान टीम में डाल दिया। और जो यंगस्टर्स हैं पिछले 5-6 साल से, उनमें से किसी एक को भी आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया। तो इसको तो आप रोटेशन पॉलिसी नहीं कह सकते। आपको रोटेशन पॉलिसी जयसवाल की शक्ल में इंडियन टीम में नज़र आ जाएगी, आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आ जाएगी, आपको जो साउथ अफ्रीकन टीम है या इंग्लिश टीम है उनमें रोटेशन पॉलिसी नज़र आती है, मगर पाकिस्तान में किसी जगह पे भी आपको रोटेशन पॉलिसी काम करते हुए नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आपने ये बाकी टीमों की बताई सिचुएशन और सबके प्लेयर्स के नाम भी लिए। बैटिंग ऑर्डर में आपके ख्याल में क्या तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग ऑर्डर में आप क्या तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। अगर आप जो जिस तरह एक न्यूजीलैंड की एक सी टीम यहाँ पर आई थी, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपके जितने भी फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर थे डोमेस्टिक लेवल पर उनको अपॉर्चुनिटी देते, या उससे पहले जो आपकी अवेल सीरीज थी उनमें आप अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते थे। तो फिर आप एक बैटिंग आर्डर आपके सामने एक बेहतर सूरत में आ सकता था, और फिर आप उनको एज ए रोटेशन पॉलिसी यूज़ भी कर सकते थे, आगे वर्ल्ड इवेंट्स में भी चांस दे सकते थे। मगर अब तो मेरा ख्याल है कि आपको उसी बैटिंग लाइन के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो स्याग करते हैं, स्पैद करते हैं। और एग्जैक्टली वही है जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा है कि आपके कुछ बॉलर्स ऐसे थे जो कि अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर सकते थे, मगर जो आपने बेंच पे बैठे हुए थे वो उस काबिल नहीं थे कि उनको रिप्लेस कर सकें, और फिर आपको कास्ट करना पड़ा है वर्ल्ड कप में। और उसी तरह आप ये भी टीम भी इस वर्ल्ड कप में साथ लेकर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपको, अगर ये जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म है इंटरनेशनल मैचेस में, जो आपका मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है या ओपनिंग स्लॉट है, तो उसमें आपको तो कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऑब्वियसली ये दोनों सीरीज़ आयरलैंड और इंग्लैंड वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में आप हमारी स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं और हम फंस कहाँ सकते हैं? वेस्ट इंडीज़ और जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा कि वेस्ट इंडीज़ की जो पिचें हैं वो थोड़ा सा स्लो हैं, और जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा सूट करती हैं। और जो वेस्ट इंडीज़ की पिचें हैं वो उसमें आप कह सकते हैं कि ड्रॉप इन पिचेस उसमें 1-2 सेंटर्स पर हैं, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प होगा, थोड़ा सा हार्ड भी होंगी। और जो
फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट होगी। मगर बात वही आती है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी टीम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे। नाजरीन, चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई लाहौर में हो गई, जहां तकरीब में चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। जर्सी को मैट्रिक्स जर्सी 24 कहा जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सी जर्सी दिख रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।